देखो आती ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ दूसरे मेहमान ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ गंगम्मा हरियर मैडम जिन्होंने जिनको जो है कर्नाटका नाटक अकेडमी से जो है स्टेट अवार्ड जो है मिला है। ये पकड़ा असिस्टेंट कमांडेंट सीएम की जो है पोस्ट उनको मिलने वाली है। यूपीएससी की कड़ी सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर कोई स्कूल पे चलाई जाती है तो यूपीएससी की है। उसको क्लियर करना इतना आसान नहीं होता। क्या देखना ಏಯ್ ना जरा नहीं हाथ पीछे में कर ले हाथ करो सबको ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। तो ये आज़ादी के दिन हम आज जश्न मना रहे हैं। ये आज़ादी मिलना इतना आसान नहीं था जितना हम आज इतनी ईजी से हम आज़ादी को मना रहे हैं। इस नहीं तो मिले इस आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग अपने जान को कुर्बान करें। ये दिन ऐसा है कि हम समझ सकें कि ऐसे कौन से वैल्यूज़ थे इंडिया को आज़ादी देने में बहुत हेल्प करी, मदद करी है। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स का क्या एक सपना था, आज़ाद इंडिया का क्या सपना था, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या मेहनत करी, क्या क्या तकलीफ़ें उठाई, क्या क्या सेक्रीफाइस करी। यही एक प्रोग्राम का एक मोटो है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 51 ये फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा जाता है कि ये हम सब का फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम नेशनल जो मूवमेंट था इंडिपेंडेंस का, उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वैल्यूज़ को हम उसको चेरिश करें, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उस पर चले। नेशनल मूवमेंट के वैल्यूज़ को हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ये और मेरे को मौत की सज़ा भी हो सकती है, उनको पता था। उसके बावजूद भी वो अपने वैल्यूज़ को पूरा इंडिया को बताने के लिए, पूरा दुनिया को बताने के लिए अंडरग्राउंड से बाहर आके गिरफ्तार भी हुए। वो इसलिए गिरफ्तार हुए कि उनके वैल्यूज़ को पूरा दुनिया को बता सके, उनके फ्रीडम के वैल्यूज़ को पूरा इंडिया को बता सके। वो गिरफ्तार भी हुए और उनको फांसी भी हुई। तो इतनी बड़ी सेक्रीफाइस देने के लिए तब के लोग कुर्बान थे, अपने दिलों को, अपने जान को कुर्बान करें इस देश की आज़ादी के लिए। लेकिन आज के नौजवान, वो जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उनकी सिर्फ 23 एज थी, सिर्फ 23 एज। आज के नौजवान कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, बिना मेहनत करके अमीर होना चाहते हैं, बिना मेहनत करके टॉपर बनना चाहते हैं। नहीं, हमको मेहनत करना है, सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस करेंगे तभी हम अपना लाइफ की आज़ादी पाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो आज़ादी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, सेकेंड जो वैल्यू है यूनिटी, एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी बोलते, विविधतेಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ। अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को थ्रू आउट द हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडिया की हम बात करते हैं, थ्रू आउट द हिस्ट्री 1857 से जो हम बात करते हैं, यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी बहुत सी लोगों में, चाहे आप हिंदू मुस्लिम लोग, चाहे आप कोई भी लोग, कोई धर्म के लोग यूनिटी थी लोगों में। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ 1857 की वॉर, जब ये पहला वार बताया जाता है इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, तब सेरेमोनियल हेड तब के थे मुग़ल के बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इनको पूरे भारत के लोगों ने, लीडर्स ने, जो लोकल लीडर्स थे, इनको सेरेमोनियल हेड बनाया और बोला कि आप आगे रहो, हम तुम्हारे पीछे खड़ेंगे। एक मुसलमान को पूरे गैर मुसलमान लोग उनके सपोर्ट के लिए खड़े हुए थे कि आप हमारे लीडर बनो। इतना यूनिटी थी। वो ये नहीं सोचा कि वो मुसलमान है, हम क्यों उसको लीडर बनाए।
अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाए 1857 वार को। लेकिन ऐसी एक टाइम आई, वो 1858 में गिरफ्तार हो गए बहादुर शाह जाफर। उनकी बड़ी सैक्रिफाइस ये थी कि जब वो गिरफ्तार हुए लाल किले में, उनके साथ साथ उनके 2 बच्चों को भी और उनकी बीवियों को भी गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिशों ने गिरफ्तार करे और उनके आंखों के सामने ही उनके बच्चों को मार दिया गया, उनके आंखों के सामने ही उनके बीवियों को शूट किया गया। वो तड़पते रहे। तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस उन्होंने किया है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, और उनको रंगून में ले जाकर रखा गया। और पूरे अब के जो म्यांमार है, अब का रंगून बोलते थे उसको, म्यांमार में रखा गया आखिरी सांस तक। और वो लिखते हैं, क्या बदनसीब है तू जाफर, क्या बदनसीब है तू जाफर, दो गज जगह ना मिल पाई तेरे दफन के लिए। पूरा भारत के बादशाह, उनको उनके कफन के लिए दो गज जगह भी नहीं मिल पाई। वो बताते कि मैं कितना बदनसीब हूँ। ये हमारी है सैक्रिफाइस और यूनिटी की बात हम करते हैं। आगे 1999 से लेके 1904 से लेके ब्रिटिशों ने बहुत कोशिश की हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ना। फॉर एग्जांपल लॉर्ड कर्जन जब वाइसरॉय थे 1904 में, वो ये बताए थे कि जब हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी तगड़ा हो जाएगी तो हमको पूरा हमारा बैग पैक करके चलना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा ब्रिटिश को। तो ये वो ऐसे वो बोलता था कि लॉर्ड कर्जन, उनकी ये बात थी कि अगर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी रहेगी तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या कहे थे तब, अब के बांग्लादेश जब बोलते थे हम उसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, हम तब बोलते थे, तब इंडिया यूनाइटेड था। तब उन्होंने एक प्लान बनाई कि हम इसको बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट में हिंदू मेजॉरिटी है और एक पार्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी है। अगर हम इनको तोड़ेंगे तो हमारे लिए आसान होगी इंडिया को रूल करना। लेकिन हिंदू मुस्लिम कवि ने ये बात नहीं मानी, डट के खड़े रहे और अपना एक यूनिटी को बताते रहे, और आगे जाके इस प्लान को कैंसिल करना हुआ ब्रिटिशों को। ऐसे ही 1919 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट करी, क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट करी। तो पूरे अपने जो भी मूवमेंट करते थे हिंदू मुसलमान यूनिटी की बात करते थे। लेकिन यही यूनिटी जब खत्म होती आई 1940 के बाद, ये यूनिटी हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जब खत्म होती आई, देश का बंटवारा हुआ दोस्तों। इंडिया 3 भागों में बट गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया। जब हमारी यूनिटी खत्म हो गई, लाखों लोग मर गए। हम इसको बोलते हैं पार्टीशन की एक बुरी कहानी है, जहाँ पे लाखों लोग हिंदू या मुस्लिम अपने जानों को गंवा दिए। ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि हमारी यूनिटी खत्म हो गई थी। हमको यही समझना है, हमारी यूनिटी तगड़ी होनी चाहिए। कोई भी मजहब का बंदा हो, कोई कास्ट का हो, कोई ऊंचा हो, कोई नीचा हो, सब हम एक है। राइट टू इक्वालिटी, इक्वल है हम सब लोग। हम सब के पास फ्रीडम है अपने अपने रिलीजन को फॉलो करना, अपने अपने धर्म को फॉलो करना। ये सब की एक फ्रीडम है हमारे इंडिया। ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, आर्टिकल 14, 15, 16, 27 में सब तरफ बताया गया है। ऐसे ही जो 3rd वैल्यू थी और सपना था हमारे नेशनल मूवमेंट के जो हीरोज थे, उनके एक सपना था कि हम इंडिया में एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। आप अगर देखेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, वो वेल एजुकेटेड थे। आप ले लो बाबा साहेब अम्बेडकर, वेल एजुकेटेड मैन। सिर्फ एजुकेटेड नहीं थे, वैल्यूड भी थे, उनके पास वैल्यूज़ थे, उनके पास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पाई थी। यही है, इसके वजह से हमको आज इतना मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिया के लिए मिला है।
आप अगर देखेंगे यूएसए, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के बताया जाता है। लेकिन क्या हुआ जब यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था? यूएसए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के 50 साल बाद भी सिविल वॉर हुई वहाँ पे। ब्लैक लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिल पाए थे। पाकिस्तान की क्या हालत हुई? 4 बार मिलिट्री रूल आ गई, बार बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा। नेपाल में क्या हुआ? बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा। बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ आप सुने होंगे। लेकिन इंडिया भाई, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अब तक भी स्ट्रांग है। अब तक भी इंडिया अपने दम पर खड़ा हुआ है। कोई भी कंट्री नहीं है कि इंडिया के ऊपर इतना हल्का से ले ले, इंडिया को इतना हल्का से ले ले और इंडिया के ऊपर कोई बुरी नज़र डाले। ये है वेल एजुकेटेड मैन की ताकत, वेल एजुकेटेड मैन विथ वैल्यूज। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों? एजुकेशन सिस्टम क्या हो रही है हमारे इंडिया में? बिजनेस हो चुकी है, कमर्शियल एक्टिविटी हो चुकी है एजुकेशन। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग रहते तो बहुत दुख होते आपके एजुकेशन सिस्टम कमर्शियल एक्टिविटी देख के। हमको क्या चाहिए फिर? हमको एक वेल एजुकेटेड मैन बनना है विथ वैल्यूज। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना।